नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट रूम में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन एक डॉक्टर को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वह डॉक्टर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए हर्षवर्धन कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया। अपने हस्बैंड को गुस्सा देखकर अनाया उसके गले में बाहें डाले ही डिप आवाज में बोली, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया? वह डॉक्टर अभी भी ढीठ बनकर बेशर्मों की तरह बोला, बिल्कुल मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपने कमांडर हर्षद को बचा लिया है, लेकिन आप ऐसे ही मुझ पर झूठे इंसान नहीं लगा सकते। आप बस मुझे पकड़कर किसी का भी इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकती। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने कुछ किया है। आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। यह सुनकर अनाया की एक आईब्रो उठ गई और वह व्यंग भरी हंसी हंसते हुए हर्षवर्धन के कान में डिप आवाज में बोली, हस्बैंड लगता है यह कुछ ज्यादा ही ढीठ है। तुम रिलैक्स होकर बैठो, इसे तुम्हारी बीवी संभाल लेगी। उसने यह बात काफी धीमी आवाज में कही थी, लेकिन उसकी बात समझकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह अपनी नन्ही शैतान बीवी के कारनामे जानता था। अगर उसने कुछ ठान लिया तो सामने वाले की शामताई पक्की है। वह रिलैक्स होकर पीछे टेक लगाकर बैठ गया है। उसके ऐसा करते ही अनाया तुरंत पीछे मुड़ते हैं और वह आदमी जो घुटनों पर नीचे बैठा हुआ था उसके सामने झुकते हुए अनाया उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, लिक्विड ऑक्सीजन 0.1 mm 0.11 mm बाइंडिंग विथ पैराफिन वैक्स इंजेक्ट इन राइट आर्टरी। इतना बोलकर वह चुप हो गई और बस उस डॉक्टर की आंखों में देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि यह सुन वो क्या रिएक्ट करेगा। दूसरी ओर उसकी बात सुनकर जमीन पर पड़े हुए डॉक्टर की मुंह से डर के मारे निकल गया, तुम्हें कैसे पता? फिर डरते हुए एक उंगली उठाते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम्हें यह पता नहीं हो सकता है। यह नामुमकिन है। इस बारे में तुम्हें नहीं पता हो सकता। वही उसकी बात सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए पीछे हर्षवर्धन के कंधे पर वापस से टीका लेती है। अनाया अभी भी हर्षवर्धन की गोद में बैठी थी। हर्षवर्धन 6 फुट का हट्टा कट्टा इंसान था, काफी मस्कुलर बॉडी वाला। उसके सामने अनाया काफी छोटी दिखती थी, इसीलिए वो अभी भी उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह लग रही थी। ऊपर से उसका पहनावा और उसके चेहरे पर वह मास्क, जो उसकी पहचान छुपाने के लिए था, वह सब कुछ अनाया को और छोटा बना देता था। वही उस आदमी की आवाज सुनकर तो मेजर जनरल आकाश जिंदल की आंखें आश्चर्य और गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इसका मतलब तुमने ही भाई को मारने की कोशिश की थी? यह सुनते ही उस डॉक्टर को समझ आ गया कि उसके मुंह से क्या निकल गया। वह ना में सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यह मैंने नहीं किया। यह बस मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तक आकाश जिंदल भी समझ चुका था कि यह डॉक्टर जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वह गुस्से में दांत पीसते हुए उस डॉक्टर की ओर घूर कर बोला, अभी भी वक्त है, बता दो किसने भेजा है तुम्हें? या फिर किसी गैंग के लिए काम कर रहे हो, या कोई दुश्मन देश के लिए काम कर रहे हो जो भाई को मारने के लिए आ गए? वही यह सुनकर वो डॉक्टर डरते हुए हकला कर बोला, मुझे चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने भेजा है। इतना बोलकर वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस पैसों की लालच में आ गया था। मेरा एक परिवार है, प्लीज मुझे उनके खातिर माफ कर दीजिए। वैसे भी मैं कई सालों से इस अस्पताल में काफी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर वह आकाश जिंदल के पैर पकड़ लेता है। वही उसकी बात सुनकर आकाश जिंदल अपनी मुठिया कर लेता है और दांत पीस कर बोला, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारे कमांडर को मारने की कोशिश की और जिंदल खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनको इस चीज की कीमत चुकानी होगी। इतना बोलकर वह आगे कुछ करता उससे पहले ही हर्षवर्धन रावत गंभीर आवाज में बोला, चुपचाप बैठे रहो, अभी बात खत्म नहीं हुई। इतना बोलकर वो अनाया की नजरों में देखता है तो अनाया उसे हाँ में इशारा करती है। इशारा मिलते ही अनाया पास में ही सोफे पर बैठ जाती है और हर्षवर्धन आगे झुककर उस आदमी के सामने झुकता है और उसकी कोट की जेब से एक छोटा सा माइक निकाल कर देखने लगता है। उस माइक को देखकर आकाश जिंदल की आंखें और बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा चौंका हुआ तो वह डॉक्टर था। वह आंखें बड़ी करके अनाया को और हर्षवर्धन को देखता है। उसे तो यह दोनों किसी एलियन से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि जो चीज अब तक बाहर के लोगों को पता नहीं थी
वह चीज वह दोनों साफ साफ देख पा रहे थे। तभी हर्षवर्धन उस माइक को अपने सेक्रेटरी को देते हुए कुछ इशारा करता है। सेक्रेटरी रजत भी तुरंत उसे माइक को एक बॉक्स में डालकर उसे डिस्पोज करने की तैयारी करता है। उस माइक के हटते ही आकाश जिंदल आश्चर्य और अडमाया नजरों से हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि उसके पास माइक है? हर्षवर्धन पीछे झुकते हुए अनाया का सिर सहलाकर बोला, अनाया को पता था, और यह आम सी बात है, कोई भी इस बारे में पता कर सकता है। यह कहते हुआ हर्षवर्धन जैसे रौबदार इंसान को भी अपनी बीवी पर प्राउड महसूस हो रहा था। तभी अनाया गहरी नजरों से आकाश जिंदल को देखते हुए बोली, यह काम किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर का नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश का नहीं है। फिर गंभीर आवाज में आकाश जिंदल की ओर देखकर आगे बोली, यह काम तुम्हारे ही किसी परिवार के इंसान का है। उसका मकसद क्या है वह तो मैं नहीं जानती, लेकिन यह बात पक्की है कि यह किसी दूसरे देश का काम नहीं है, और इस डॉक्टर ने भी जानबूझकर हमें गलत जानकारी दी है ताकि यह तुम्हारा ध्यान भटका सके। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो भी बातें हुई वह सारी बातें उस इंसान ने भी सुनी थी जिसने उस डॉक्टर को यहाँ भेजा था। यह कहते हुए वह आलस से हर्षवर्धन के कंधे पर अपना सिर टिका देती है, जैसे उसके हिसाब से यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटा सा मामला है। दूसरी ओर यह सब सुन आकाश जिंदल अनाया की तारीफ करना चाहता था। उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि वो इस बारे में पता वही कर पाया। एक मिलिट्री का इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद भी वो इतनी मामूली सी बात समझ नहीं पाया, लेकिन वह अभी भी कंफ्यूज था। तभी वह डॉक्टर डरते हुए बोला, नहीं, मैंने जो भी कहा वह सच कहा। आपको फ्लैटफहमी हो रही है, मुझे दुश्मन देश ने ही भेजा है। क्या वो डॉक्टर सच बोल रहा है? और आगे क्या फैसला लेगा आकाश जिंदल? और आगे अनाया के लिए कैसी मुसीबत इंतजार कर रही है? प्राइवेट रूम में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि वह डॉक्टर झूठी गवाही देता है, लेकिन अनाया उसे पहचान लेती है। लेकिन वह डॉक्टर मानने को अभी भी तैयार नहीं था, इसलिए अनाया उस डॉक्टर को घूरते हुए बोली, क्या सच में तुम सच कह रहे हो? वह डॉक्टर हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अनाया के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट अनाया उसकी आंखों में देखते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, यह तो कोई बच्चा भी बता देता कि तुम्हें कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं भेजा, ना ही किसी दुश्मन देश ने भेजा है, क्योंकि दुश्मन देश कभी भी अपने वार को छुपाते नहीं। और तुमने जो तरीका इस्तेमाल किया था हर्षद जिंदल को मारने का, वह तरीका एक नेचुरल डेथ दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर मैं नहीं होती तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर यह साबित नहीं कर पाता कि हर्षद जिंदल को मारा गया है। उसकी पोस्टमार्टम में भी यही आता है कि हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई और पेशेंट को तुरंत हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वह मर गया। लेकिन कोई यह साबित नहीं कर पाता कि यह नेचुरल हार्ट अटैक नहीं है। इस हार्ट अटैक को करवाने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया गया है। यह सुनकर आकाश जिंदल आंखें फाड़े अविश्वास से अनाया को देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना सब कुछ हो गया। कोई उसके भाई को तकरीबन मारने में कामयाब हो गया था। दूसरी ओर वह डॉक्टर जो सामने बैठा हुआ था, अब वह चुप नहीं रह पाया। वह आंखें बड़ी करते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? सच सच बताओ, तुम कौन हो और किसके कहने पर यहाँ आए हो? अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि तुम अपना मुंह खोलो और यह बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। वह डॉक्टर डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता मुझे किसने भेजा है। हर बार मुझे इंस्ट्रक्शन मेरी ही केबिन में मिल जाते थे, एक चीट के साथ पैसे, और मुझे क्या करना है वह उसमें लिखा हुआ होता था। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम उसकी बात मान क्यों रहे थे? तुम एक मिलिट्री अस्पताल में काम करते हो, जाहिर सी बात है तुम्हें गलत काम करने के लिए मनाने के लिए बस कुछ पैसे ही काम नहीं आते। यह सुनकर वह डॉक्टर अपना सर झुका लेता है, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अनाया यह उसकी आंखों में पहले ही पड़ चुकी थी। वह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ हर्षवर्धन के कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, इसकी वजह है तुम्हारी एक गलती। तुमने कुछ सालों पहले गलती से एक पेशेंट की जान ले ली थी। हालांकि यह गलती थी, लेकिन मेडिकल करियर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस चीज के लिए वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर वह डॉक्टर डर के मारे आंखें बड़ी करते हुए अनाया को घूरते हैं, जैसे वह कोई भगवान हो। वह हकलाते हुए पूछता है, आपको कैसे पता इस बारे में?
दूसरी ओर हर्षवर्धन अपनी बीवी की इस हरकत से मन ही मन बोला, बीवी तुम दूसरों को हार्ट अटैक देकर ही मानोगी। वह मन ही मन आगे बोलता है, भला मेरी बीवी से कोई क्या ही छुपा लेता। वह दुनिया की जानी मानी मेंटालिस्ट जो ठहरी है, उसकी आंखों में देखकर वह उसकी जिंदगी का हर पन्ना पढ़ सकती थी। दूसरी ओर वह डॉक्टर डरते हुए बोला, प्लीज मैडम, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो है कि एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर किसी पेशेंट की जान नहीं ली है। वह बस मेरी गलती थी और उन लोगों के पास सबूत है कि यह सब कुछ मैंने किया है, इसीलिए मुझे उन लोगों की बात माननी पड़ रही है। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान देती है, फिर अपना सर हिलाता हुए सेक्रेटरी रजत को कुछ इशारा करती है, तो सेक्रेटरी रजत उस डॉक्टर को लेकर वहां से निकल गया। अनाया उसके बाद कुछ नहीं बोलती, लेकिन आकाश जिंदल जो अब तक अनाया और हर्षवर्धन को अपनी एडमिरिंग प्रशंसा भरी नजरों से घूर रहा था, वह आशा कर रहा था कि यह सामने बैठा हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपल उसे कुछ बताएं कि आखिरकार चल क्या रहा है। वैसे तो अनाया का दिल कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि उसका हैंडसम हब्बी कुछ बोलने वाला नहीं है, इसीलिए वह आकाश जिंदल की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोली, थोड़ी देर पहले मिस्टर हर्षद जिंदल की जो हालत हुई थी और उनकी हार्ट बीट तकरीबन रुक गई थी, वह कोई इंसिडेंट नहीं था, ना ही किसी की गलती थी, बल्कि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। और मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दे रही, अगर आज मेरे पास एक्यूपंक्चर स्किल नहीं होती तो आप अपने भाई को खो चुके होते। यह सुनते ही आकाश जिंदल की आंखें बड़ी हो जाती है और वह सदमे से पूछता है, यह कैसे हुआ? तो अनाया उसे समझाते हुए बोली, यहाँ जो डॉक्टर आया था, यह काम उसी ने किया था। उसने लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर पैराफिन वैक्स लगाई हुई छोटी सी बोल इंजेक्शन के माध्यम से हर्षद जिंदल को दी थी, जिसकी वजह से बॉडी की गर्मी की वजह से वह वैक्स हॉट के पास जाकर पिघल गई और ऑक्सीजन की वजह से ब्लड जम गया और उसके हाथ की एक आर्टरी ब्लॉक हो गई। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बारे में मुझे पहले से पता नहीं होता तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर यह साबित नहीं कर पाता कि हर्षद जिंदल का खून हुआ है। यह एक नेचुरल डेथ ही लगती। यह सुनकर आकाश जिंदल सदमे से अनाया को देखते हुए बोला, इतना खतरनाक तरीका, और इस बारे में आज तक हमने कभी सुना भी नहीं है। इस बारे में हर्षवर्धन को भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह थोड़ी गंभीर आवाज में पूछता है, एना तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या अनाया इस बारे में कोई खुलासा करेगी? और क्या आगे जाकर जिंदल खानदान का अनाया से कुछ लेना देना होगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।